उसके बाद कल से अगले टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। और मैंने सोचा कि तुम्हें अगले सैटरडे को मैं क्या करूंगा, तुम्हारे लिए एक सेशन रखूंगा 3 घंटे का, 2 घंटे का, उसमें टेस्ट लूंगा तुम्हारा। 5 दिन सप्ताह के अंदर पढ़ेंगे और 1 दिन टेस्ट लेने का काम करेंगे। इस प्रकार से इस सिस्टम को जचाएंगे और तुम्हारा इकोनॉमिक्स का भूत खत्म कर देंगे, ठीक है सबका, ठीक है बेटा। तो बहुत मस्त हो, बिंदास हो, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम बहुत अच्छे होंगे ना, मस्त तरीके से फायदा उठा रहे होंगे लॉकडाउन का। और पढ़ते रहो बच्चा, एक करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जीवन का एक मूल मंत्र याद रखेगा, कुछ न करने से तो बेहतर है कुछ करते रहना। और विद्यार्थी जीवन वो जीवन होता है जब छोटी छोटी चीजें जुड़कर ही पहाड़ बन जाती हैं, ठीक है। मेरे दादाजी कहते थे कि जीवन में याद रखना कि कंकर है ना, कंकर 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 इकट्ठा करोगे तो एक दिन पहाड़ बन पाएगा, ठीक है। तो बहुत महत्व होता है कंकरों का, हर छोटी से छोटी चीज को याद रखोगे और मस्त तरीके से रिया करो। कभी भी जीवन में बौद्धिक जो दिमाग के अंदर टेंशन होते हैं उनको मत लिया करो। देखो आज तुम्हें मन है मेरा थोड़ा सा बताने का, इसलिए बता रहा हूं कि जीवन में कभी भी निराश मत नहीं होना चाहिए। मुझे भी पता है, मैं भी आदमी हूं, मैं भी बहुत बार निराश होता हूं यार, इनफैक्ट, है ना। तो कई बार हमारे मन की चीजें ना होती यार, मतलब जीवन ऐसा लगता है कि यार क्या चल रहा है यार, होगा क्या नहीं होगा। कई बार ताने भी मारते हैं, कई बार खुद से भी शर्म आने लग जाती है कि यार क्या कहें, अब घर वाले भी कह रहे हैं। तो बच्चा तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जीवन में अगर सरकारी नौकरी ना भी लगे ना तो भी तुम निराश मत हो ना। निराश होने का मतलब है हार जाना। कभी ना कभी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा, जिसके लिए तुम आए हो वो पक्का करके जाओगे, ऐसा विश्वास रखना। चीजें बनती हैं, टूटती हैं, बिगड़ती हैं, यही हमारा जीवन है, ऐसा ही चलता रहता है। तो मस्त तरीके से रहा करो, बिंदास तरीके से। 2 चीजें किया करो, खाया करो, पिया करो और मस्त रहा करो, ठीक है। बिना मतलब की टेंशन मत लिया करो, बिंदास रहा करो। मैं तो यही करता हूँ, जब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना तो दबा के खाना खाता हूँ, दबा के सोता हूँ मस्त तरीके से। मैं तो यही फॉलो करता हूँ। और हेटर्स और क्रिटिसाइजर हमेशा होने आवश्यक है, वो होते हैं जिंदगी में और उनकी वजह से आदमी आगे बढ़ता रहता है। कोई कहता है तो कहने दो, मस्त हाथी की तरह रहा करो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक को शानदार तरीके से। हम पढ़ चुके बच्चा कहां तक आपके, चलो मैं आपका बढ़िया सा मार्कर ले लेता हूँ लाल रंग का, और मार्कर की थोड़ी साइज को बढ़ा लेता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ समय बिता करके, ठीक है। शाबाश शाबाश, राम राम भाई, राम राम सबने, सारान राम राम। लैपटॉप का ये चार्जर हट गया तो इसको लगा लेते हैं पहले तो, ठीक है। अरे यार कहाँ लगेगा ये रामदानी अभी, बताओ यार, हम तो देसी आदमी है, मैं कतई देसी आदमी अपन तो यार, तुम जानते हो ना, ठीक है। हरामखोर, जख्मी ना किया, तुम्हें जीवन में जगाया है। मास्टर का ही धर्म होता है ये, ठीक है। पहले के जमाने में मास्टर कैसे होते थे, पहले के जमाने में मास्टर पढ़ाते बढ़ाते ना थे, मास्टर सांसारिक ज्ञान दिया करते थे। और आजकल थोड़ा मॉडरेट हो गया जमाना, ठीक है। तो एक बड़े भाई के तौर पे ये कहता हूँ, मस्त रहा करो, बिंदास रहा करो, ठीक है। जीवन के अंदर कभी भी सोचोगे तुम्हारा ही घाटा होगा, किसी चीज की चिंता करने से वो चीज कभी खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। तो मस्त रहो, उसका सोल्यूशन ढूंढो, ठीक है। और जो चीज ना समझ में आए उसके पीछे पड़ जाओ और उसको खत्म करके छोड़ो जब तक वो खत्म ना हो जाए। ये जीवन में याद रखना बाबू, ठीक है, समझ रहे हो। तो चलो फिर आ जाओ, चलो फिर करते हैं इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सिस्टम को और बात करते हैं। देखो सिंपल तरीके से सुनना ध्यान से, कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, बाबू आरआरबी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, इसे आरआरबी कहा जाता है। यथासंभव मैंने बहुत सारी चीजें इंक्लूड की हैं आज की पीडीएफ में, फिर भी अगर कुछ चीजें शेष रह गई हो तो क्वेश्चंस वगैरह में क्लियर कर दूंगा, तुम्हारी चिंता मत करना, ठीक है। कुछ बच्चे फोन करके बोल रहे थे गुरुजी गूगल पर एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा बैंक दिखाया है। गलत बात है सरासर, ना तो एचडीएफसी ब्रांचेज के मामले में है और ना ही कैपिटल के मामले में। कैपिटल यानी पूंजी के मामले में भी आईसीआई सबसे बड़ा है और ब्रांचेज के मामले में भी आईसीआई सबसे बड़ा बैंक है। दोनों कंफर्म याद रखना। संदीप बख्शी वर्तमान में सीईओ है, चंदा कोचर पहले सीईओ थी, ठीक है। याद रखना आईसीआई सबसे बड़ा बैंक है भारत का। स्थापना, भारत में आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन 1975। पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, ध्यान रखना साथ में ये बात क्लियर करके। किसके द्वारा, एक आदमी था एम नरसिम्हन, जो आगे चल करके बैंकिंग सेक्टर के में सुधार लाने के लिए 2 समिति बनाई गई इसके नाम से, एक 1991 में और एक बच्चा आपके 1998 में। 2 समितियां बनी थी नरसिम्हन की अध्यक्षता में। तो उसने एक टास्क फोर्स बनाई, क्या, एक कार्य बल बनाया नरसिम्हन द्वारा। उसकी चेयरमैन किसको बनाया गया, नरसिम्हन को, है ना। तो उसने सुझाव दिया कि ग्रामीण सेक्टर जहां पर बैंकिंग सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही है वहां पर क्या किया जाए, एक ऐसे बैंक बनाए जाएं जो ग्राम क्षेत्रों के अंदर खोले जाएं, और वो कोई पर्सनल बैंक ना होंगे, वो प्रमोटर बैंक होंगे। देखो कैसे बनता है आरआरबी बताता हूं। देखो, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हन, एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में 2 अक्टूबर 1975 को इस बैंक की स्थापना की गई थी एक टास्क फोर्स के द्वारा। उस टास्क फोर्स का चेयरमैन था एम नरसिम्हन। चलिए 97, बिल्कुल बच्चा, वो शाबाश शाबाश, ठीक। जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे बाकी के सब्जेक्ट, चिंता मत किया करो तुम लोग, ठीक है। देखो क्या काम था इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य, क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवा पहुंचाना, टू एक्सटेंड बैंकिंग सर्विस टू रूरल
बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग की सेवा को उन क्षेत्रों तक पहुंचाना, दूर दराज तक के क्षेत्रों तक जहां पर बैंक ना है, वहां तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया था। मैंने पंचवर्षीय योजना में बताया था कि शुरुआत में आरआरबी 5 शहरों में बना था। कितनी सिटीज में बना था? 5 शहरों में आरआरबी की स्थापना हुई। प्रारंभ में आरआरबी की स्थापना 5 शहरों में की गई थी। कितने शहरों में की गई? 5 शहरों में की गई। देखो याद रखना, बार बार बताया था, गोरखपुर मुरादाबाद दोनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं। गोरखपुर मुरादाबाद दोनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं। मालदा पश्चिम बंगाल का, भिवानी हरियाणा का और जयपुर राजस्थान का। प्रारंभ में 5 शहरों में की गई थी बेटा। कितने शहरों में? 5 शहरों में की गई थी। दोबारा सुनना बात को, आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में गठित एक कार्यबल की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर की गई थी। इसकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सर्विस को पहुंचाने के लिए। और बच्चा 5 शहरों में की गई। 5 शहरों के नाम तुम्हारे सामने लिखे, जल्दी उतारोगे। मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर और मालदा। मुरादाबाद और गोरखपुर दोनों शहर कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के शहर है। भिवानी कहां का है? हरियाणा का है। जयपुर कहां का है? राजस्थान का है। मालदा कहां का है? पश्चिम बंगाल का। वेरी गुड बच्चा, ठीक है। गाड़ी वाड़ी बनाते रहना, वरना मतंग ऋषि बन जाओगे, ठीक है। घर पे पड़े पड़े बना लेना खुद ही, मशीन होगी तुम्हारे पास। और बाहर मत निकलना। और यूपी वाले खास करके योगी जी फुल फॉर्म में आज के चिपका देंगे, फिर वो देख लेना, मुझे ना पता, ठीक है। शाबाश। अरे जय श्री राम बहुत हो गया, जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है। फालतू में कमेंटों के पैसे लगते हैं, तुम्हें कितनी बार समझा दिया, ज्यादा कमेंट मत किया करो, घाटा हो जाता है। यहाँ गरीब आदमी मारे जाएंगे, इतने पैसे ना है, ठीक है। चलो ठीक है, 5 के 5 शहरों लिख लो ना तुम लोग, ठीक है। मालदा, जयपुर, भिवानी, गोरखपुर और मुरादाबाद। बाबू 5 के 5 क्लियर चिपका डालो, प्रश्न पूछता रहता है बार बार यहां से। क्लियर? ओके डन, ठीक। शाबाश मेरे शेरों, बहुत शानदार। अब चलो आरआरबी की। अब देखो आरआरबी की स्थापना कैसे की जाती है उसकी बात करते हैं। आरआरबी की स्थापना कैसे की जाती है? देखो आरआरबी की स्थापना कैसे की जाती है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो आरआरबी के अंदर इन्वेस्टमेंट की पार्टनरशिप क्या होती है? निवेश की हिस्सेदारी, ठीक है। आरआरबी के अंदर कौन निवेश करता है? तो आरआरबी को स्पेशल बैंक ना है। आरआरबी में क्या होता है कि 50% पैसा किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। 15% पैसा जहां पे जिस राज्य में ये आरआरबी स्थापित होना है उस राज्य का। जैसे राजस्थान में, जैसे उत्तर प्रदेश में एक आरआरबी की स्थापना करनी थी, तो भारत सरकार ने 50 रुपए दे दिए, यूपी गवर्नमेंट ने कितने रुपए दिए? 15 रुपए दिए, है ना, ठीक है। और बाकी के 35 रुपए उस बैंक को देने पड़ेंगे जो बैंक ये कहता है कि मैं बैंक बना रहा हूं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा। अरे तुम्हारे गांव के आसपास, गांव देहात के आसपास, छोटे से कस्बे के आसपास देखना, कोई ना कोई आरआरबी का बैंक मिल जाएगा तुम्हें, पक्का मिल जाएगा कहीं ना कहीं वो, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय ग्रामीण पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण स्टेट बैंक, ठीक है। ऐसा नाम लिखा रहता है। आजकल तो ये नए नहीं बन रहे, आजकल इनका एकीकरण चल रहा है। आजकल क्या कर रहे हैं? इन्हें मिलाने का काम कर रहे हैं। कभी तो जैसे पंजाब नेशनल वालों ने अपने अंदर मिला लिया, आपके बैंक ऑफ बड़ौदा वालों ने अपने आप में मिला लिया, इलाहाबाद वालों ने अपने आप में मिला लिया, एसबीआई के थे उन्होंने अपने आप में मिलाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे चल रहा है इनका एकीकरण का काम, चल रहा है वर्तमान टाइम पर। तो बच्चा 35% में प्रवर्तक बैंक होता था, जैसे कोई बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे कोई आपका कोई सा भी बैंक, ठीक है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। आज तो मेरे भी यार पता नहीं खुजली हो रही है इस गाड़ी में, क्या हो गया, क्योंकि आज तो मैंने शैम्पू भी किया था इसका। ठीक है, राजनीति मत करो, चुपचाप सुन लो। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक। बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रमोटर बैंक। ध्यान से सुनना, दोबारा सुनना। 50 ये का प्रश्न पूछता है, प्रश्न यहीं से बनेगा, कंफ्यूजिंग प्रश्न। केंद्र सरकार की कितने % हिस्सेदारी आरआरबी में होती है? 50%। कितने % हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है? 15%। और 35% हिस्सेदारी किसकी होती है? प्रमोटर बैंक की। जो बैंक पैसा लगाएगा, चाहे वो कोई भी बैंक हो भारत का, जो बनाना चाह रहा है, ठीक है। देखो आरआरबी की स्थापना 1987 में बंद कर दी गई थी। 1987 के बाद में कोई आरआरबी नया नहीं बना। जब 1987 तक भारत के 2 राज्यों को छोड़कर के पूरे भारत में आरआरबी बन चुका था। केवल 2 राज्य थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा बच्चा, लिख लिया तुम लोगों ने इस बात को कि आरआरबी की हिस्सेदारी कितनी होती है? बात पूरी लिख ली। अब देखो 1987 में विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति? ये समितियों का नाम याद रखोगे। शिवरतन समिति नाबार्ड से है, नरसिम्हन समिति आरआरबी से है, नचिकेत मोर समिति पेमेंट बैंक से है। ये प्रश्न बहुत बार पूछता रहता है। समिति का नाम लेके पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि भारत के अंदर आरआरबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, भारत में आरआरबी की समाप्ति किस समिति की सिफारिश पर की गई। फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी बैंड आरबीआई इन इंडिया। किसकी समिति? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर अप्रैल 1987, अप्रैल 1987 में आरआरबी को क्या कर दिया गया?
है, बैन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। भारत के वे दो राज्य जहां पर एक भी आरआरबी नहीं बना, गोवा और सिक्किम। गोवा और सिक्किम ऐसे दो राज्य हैं भारत के जहां पर एक भी आरआरबी की स्थापना नहीं की गई, ठीक है। नॉट अ सिंगल आरआरबी was established in Goa and Sikkim state of India। भारत के वे दो राज्य जहां पर आरआरबी की स्थापना नहीं होती है, गोवा और सिक्किम। गोवा और सिक्किम, वेरी गुड बच्चा, बहुत शानदार प्रश्न है ये, ठीक है। गोवा और सिक्किम राज्यों में एक भी आरआरबी की स्थापना नहीं की गई थी। और ये खच्चर जो कर रहा है ना मैसेज, कोई भी एग्जाम्पल की व्हाट्सएप में ऐड होना तो ये नंबर पर मैसेज करो, 2-3 थप्पड़ लगाओ खींच के, ऐसा व्हाट्सएप पे ऐड करवाऊंगा तुम्हें मैं, ठीक है। चुपचाप पढ़े रहो, व्हाट्सएप पे ऐड कर रहे हैं ये, ठीक है। अरे तुम लोगों के क्या हो रहा है रे प्रभु, हे भगवान। ये जितने भी खच्चर बच्चे हैं जो खच्चरपंथी करते हैं, ये कभी ना कभी अपनी मम्मियों से पक्का पीटे होंगे। तो वो वाली मार याद करना, मम्मियों से पीटे होंगे तुम चप्पलों से, वैसी मार पड़ेगी तुम्हारी चप्पलों की चढ़ा चढ़, ठीक है। चांटे पड़े चांटे, ठीक है। मम्मी बापू से ना मारी जाती, बापू तो धोता है ढंग से कई बार, लेकिन मम्मियां डेली कूटती हैं, तो डरा करो उनसे, ठीक है। शाबाश, देख लो, सुन लो, देखो दो बातें दोबारा सुनना। किस समिति की सिफारिश पर भारत में आरआरबी की स्थापना को बंद कर दिया गया? विजय केलकर समिति। कब बनी वो? अप्रैल 1987 1987 में, अप्रैल 1987 के अंदर। दूसरी बात बच्चा, भारत के किन दो राज्यों में आरआरबी की स्थापना नहीं हुई? गोवा और सिक्किम में। इसमें गोवा और सिक्किम के अंदर आरआरबी की स्थापना नहीं की गई, ठीक है, ठीक। वर्तमान में इन बैंकों का क्या चल रहा है? एकीकरण चल रहा है, मर्जेशन चल रहा है, या तुम क्या कह सकते हो, द इंटीग्रेशन कह सकते हो। इंटीग्रेशन, करंटली द इंटीग्रेशन ऑफ दिस बैंक इज आज रनिंग, ठीक है, गोइंग ऑन, चल रहा है। वर्तमान में एकीकरण चल रहा है, धीरे धीरे करके इनको क्या किया जा रहा है? एक किया जा रहा है, ठीक है, समझ गए? क्लियर, उतारो इसको जल्दी से। बेटा सावन दीक्षित एनएसडीएल के बारे में बता दूंगा, लास्ट में बताऊंगा। एनएसडीएल के बारे में लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। एनएसडीएल के बारे में लास्ट में बता दूंगा। निफ्टी क्या होती है ना। ठीक है, क्लियर। चलो फिर आगे चलते हैं। ये आरआरबी की स्थापना हुई, आरआरबी क्लियर। एक बार आरआरबी को रिवाइज कर देता हूं, जो बच्चों के कम समझ में आए वो दोबारा सुन लोगे। आरआरबी को कैसे सुनोगे? आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को एम नरसिम्हन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने की, ठीक है, क्लियर, ठीक है। उद्देश्य था भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंकिंग सर्विस को पहुंचाना। बाबू 5 शहरों में की गई थी, मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर और मालदा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और बाबू आपके इसमें विजय, जो पहले तो हिस्सेदारी सुन लो, हिस्सेदारी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की, 15% स्टेट गवर्नमेंट की और 35% प्रमोटर बैंकरों की। 1987 में विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आरआरबी की स्थापना पर रोक लगा दी गई। भारत के गोवा और सिक्किम राज्यों में एक भी आरआरबी ना है और वर्तमान में इनका क्या चल रहा है? एकीकरण जारी है। चलो ठीक है, बहुत क्लियर, शानदार तरीके से क्लियर कर दिया। आगे जाओ, ठीक। देखो 2 नंबर बात करते हैं, भारतीय महिला बैंक, इंडियन वुमेन बैंक। भाई वुमेन बैंक की स्थापना कब हुई थी रे? वुमेन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 नवंबर 2013 को मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन किया था, भारत का प्रधानमंत्री था उस टाइम पे मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह द्वारा इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया 19 नवंबर 2013 को और इसका हेडक्वार्टर रखा गया नई दिल्ली में। ये थोड़ा याद रखना, उद्घाटन स्थापना इसकी मुंबई में होती है और इसका उद्घाटन कहां, इसका मुख्यालय कहां रखा जाता है? नई दिल्ली में रखा जाता है। किसके लिए था ये? वुमेन इंपावरमेंट को बढ़ाने के लिए था, ये सेल्फ डिपेंडेंसी ऑफ वुमेन्स, ठीक है। आपकी सभी वर्गों की महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन, है ना, आपकी इकोनॉमिक इंक्लूजन और उनकी आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक इंपावरमेंट के लिए था ये, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक इंपावरमेंट फॉर वुमेन ऑफ ऑल क्लासेज, सभी ग्रुप की महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए इस बैंक का निर्माण किया गया था। किसका? इसी बैंक का, ठीक है। अरे 1 अक्टूबर 2015 को ना हुई थी वो, गूगल गलत बता रहा है, मैं उद्घाटन की डेट बता रहा हूं, ठीक है भाई, मैं गलत ना बता रहा, मैं 10 जगह से डाटा इकट्ठा करता हूं, विद्या कसम खाई खा रहा हूं, 15 पन्ने रोज बनाता हूं मैं और कम से कम 6 घंटे लगाता हूं, कम से कम 6 घंटे लगाता हूं, ठीक है। पहले हिंदी में उनको छाट के 10 किताबों से डाटा लिखो इंटरनेट की मदद से, फिर उनको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करो, ठीक है, फिर उनको सुंदर सुंदर लिखो तुम्हारे लिए। तो तुम्हें ऐसे ही लग रहा है ऐसे मत याद, 1.5-2 घंटे क्लास लेता हूँ, ऐसे मजे मार के पढ़ा देता हूँ। इस क्लास की वजह से मेरा पूरा लॉकडाउन सही जा रहा है, पर मेरा, है ना, मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में, क्योंकि मुझे काम करना पड़ता है इस पर। तो मैं खाली पीली सो नहीं सकता, बकेती नहीं काट सकता, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, इसलिए।
वरना चाहूं तो कई बच्चे हैं जो मेरे से शुरू से 1 साल पहले से ही वो पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो मेरे पास पीडीएफ बनी भी पड़ी है, कोई जरूरी नहीं है ना। पीडीएफ रेडी की रेडी पड़ी है, 2 मिनट में निकलवा के चिपका के यहाँ पे टक 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 चिपका दे सकता हूं मैं। लेकिन नहीं, बच्चे को कुछ नया मिलना चाहिए हर बार। तुमने पैसा पे किया इसके लिए, पैसा पे किया तो तुम्हें कुछ ना कुछ नया डिजर्व करते हो तुम लोग, तो इसलिए नया देने का प्रयास है सदैव, ठीक है, शाबाश। तो उद्देश्य क्या था, टारगेट क्या था, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक सशक्तिकरण की बात की गई थी, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो इसका चेयरमैन बात करते हैं। इसके चेयरमैन बनी उषा सुब्रमण्यम। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सबके अंदर क्या था आपका, महिलाएं थी। क्या थी, महिलाएं थी। 13 नवंबर 2013 को, 13 नवंबर सॉरी 19 नवंबर, एक बच्चा कह रहा है कि सर इसमें हिंदी सही से नहीं लिख रहे थे। हाँ यार, हिंदी में थोड़ी मेरी मिस्टेक होती रहती है, कई बार दिमाग कहीं दूसरी जगह पर जाता रहता है, तो हिंदी की मिस्टेक सही कर देता हूँ, पर मोस्टली प्रयास रहता है कि उनको ठीक ही लिखूं मैं। यार बाबू इसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी है कि हो सकता है कई बार हिंदी में कहीं गड़बड़ होती है, तो तुम लोग उसको ठीक कर लिया करो, ठीक है भाई, है ना, इतना तो तुम समझते हो बच्चा, ठीक। तो प्रथम चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन उषा सुब्रमण्यम, वर्तमान में भी यही है, ठीक है। देखो कोई बैंक किसी में मर्ज हो जाता है, तो मर्ज होने का मतलब वो खत्म नहीं हुआ है, वो खत्म थोड़ी होता है। मर्जन से एक बच्चा कमेंट भी कर रहा था 4 बजे वाली क्लास में कि गुरुजी कोई बैंक किसी में विलय हुआ है, मर्ज हुआ है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इकोनॉमी या फिर एंटायर बैंक। तो देखो उससे एक ही प्रभाव पड़ता है, आपके समावेशन से, या आप कह सकते हो मर्जेशन से। मर्जेशन से नई नौकरियां खत्म हो जाती हैं और वो बैंक पुराने बैंक में चला जाता है, तो शाखा वही रहेगी, आदमी भी वही काम करेगा, केवल नाम बदलता है, पर आगे से उस बैंक के अंदर नई रिकमेंडेशन ना होंगी, नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी, बस इतना सा प्रभाव पड़ता है। वित्तीय समावेशन कई बार इसलिए जरूरी हो जाता है कि उस बैंक का आय कम हो जाती है और खर्चा अधिक हो जाता है, तो गवर्नमेंट या चाहते हैं, गवर्नमेंट या कोई कमेटी ऐसा चाहती है कि इसको क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। कई बार जरूरत न पड़ने पर भी क्या कर सकते हैं, उसको मिला सकते हैं। बैंक खत्म नहीं होता है, वो बैंक रहता है सेम, लेकिन बस क्या हो जाता है, उसकी नई शाखा या नई भर्ती नहीं खोली जा सकती है, नहीं की जा सकती है, बस इतना सा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करोगे। ये बैंक भी मिले हो गया, एसबीआई के अंडर ही काम करता है आजकल। इसकी चेयरमैन है उषा सुब्रमण्यम और इसके 2 मेंबर है बच्चा। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर 2 मेंबर है, एक तो चेयरमैन हो गया, 2 महिलाएं हैं। एक तो छवि राजावत नाम की महिला है। छवि राजावत एमबीए की हुई है, इन्होंने अमेरिका में नौकरी कर रही थी, एमबीए किया था इन्होंने आईआईएम से, ठीक है। फिर ये वापस आ जाती है वहां से नौकरी छोड़ करके, और राजस्थान के सोडा गांव पड़ता है नागौर जिले में, वहां की सरपंच चुनी गई थी पिछले कार्यकाल में। ये पिछले कार्यकाल में वहां की सरपंच रही थी छवि राजावत जी, एमबीए की हुई थी, काफी करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़ करके आई अपने गांव के अंदर और सरपंच का चुनाव लड़ा और एक जमीनी स्तर पर काम करने का काम किया, तो इसको इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया था। सोडा ग्राम की महिला है, छवि राजावत नाम है। दूसरी महिला है तान्या दुबास नाम की। तान्या दुबास गोदरेज समूह है, भारत का बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है गोदरेज घराना। गोदरेज की बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, तो गोदरेज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक सदस्य थी तान्या दुबास, वो इसकी क्या बनाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर शामिल की गई थी इसके निदेशक मंडल में। इसके सदस्य 2 हैं, चेयरमैन उषा सुब्रमण्यम है, तो दोनों को याद रखना। एक तो राजस्थान की सरपंच, सरपंच ऑफ सोडा विलेज राजस्थान, और गोदरेज की डायरेक्टर ऑफ गोदरेज ग्रुप, गोदरेज समूह की डायरेक्टर। शाबाश बेटा, पूरा प्रयास किया है कि वनडे एग्जाम जो एक दिन में होती है एबीसीडी की एग्जाम के अंदर प्रश्न ना छूटे, और ये तुम लोगों ने नोटिस कर लिया होगा। 3-4 टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग, मस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ा तुम लोगों ने, ठीक है, शाबाश। और आगे भी इतना ही बेहतरीन पढ़ाता रहूंगा पूरी इकोनॉमिक्स को, ठीक है। सब दलीलें तो मुझको याद रही, बस बहस क्या थी उसी को भूल गया। सब बुरे मुझको याद रहते हैं, जो भला था उसी को भूल गया। ये मेरी लाइन है भाई, है ना। बहुत सारे बैंकों के रिक्रूटमेंट के नोटिस नहीं आते हैं, बहुत है, जैसे एनएचबी वगैरह, उनके अंदर विभागीय कार्यवाही से बोलते हैं सरकार उन्हीं के अंदर। और बाबू कोई भी बैंक में जरूरी नहीं होता, आजकल तो आईबीपीएस द्वारा लिए जाते हैं कर्मचारी, ठीक है, आईबीपीएस द्वारा लिए जाते हैं कर्मचारी, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर बैंक के अंदर रिक्रूटमेंट आए। ये दोनों आदमियों का नाम लिख लिया, प्रथम चेयरमैन है उषा सुब्रमण्यम, ठीक है। चलो क्लियर। तान्या दुबास डायरेक्टर ऑफ गोदरेज समूह। अब सुनो, देखो अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दूसरा सुन लो। देखो एक तो इसका मर्जेशन हुआ, और देखो विश्व का पहला देश जिसने क्या क्या आपकी स्थापना की, किसकी स्थापना की, आपके महिला बैंक की स्थापना की, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान वर्ल्ड का पहला देश है जिसने महिलाओं के लिए अलग से बैंक की स्थापना की। और दूसरे नंबर पर है तंजानिया। कौन सा? तंजानिया एक देश है। इन दोनों देशों ने सबसे पहले महिलाओं के लिए अलग से बैंक की स्थापना की। भारत तीसरा देश है। भारत कितने नंबर का देश है? तीसरे नंबर का देश है। विश्व का तीसरा देश है जिसने महिलाओं के लिए एक विशेष बैंक की स्थापना की है। देखो, इंडिया इज द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड
आफ्टर पाकिस्तान एंड तंजानिया टू सेटअप ए स्पेशल बैंक फॉर वुमेन्स। वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए एक अलग से बैंक बनाने वाला भारत कौन से नंबर का देश है? तीसरे नंबर का, पाकिस्तान और तंजानिया के बाद। पाकिस्तान ऐसे तो बहुत खच्चड़ है, पर महिलाओं के लिए बैंक किसने जरूर बना दिया। पर बैंक में ये डालेंगे क्या, मुझे तो अफसोस हो रहा है, मेरे पास तो पैसा ही ना है। ठीक, यूपीएससी परी तक ले जाने का प्रयास किया बेटा, यकीन नहीं होता तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलान कर लेना। पूरा प्रयास कर रहा हूं हर टॉपिक के अंदर लेवल को जीरो से लेकर के हीरो तक लेके जाऊं। ये तुमने नोट किया होगा। आज तक मुझे यकीन है कि इतनी ज्यादा इकोनॉमिक्स तुमने ना पढ़ी होगी। ठीक है, मेरे पास भी बहुत बतेरी किताबें पढ़ी है, इनफैक्ट वही सामने पढ़ी है मेरे बैग के अंदर, आपकी बड़ी बड़ी लेखकों की किताबें हैं, लेकिन पढ़ने में बहुत जोर आता है। तो मैंने मॉडरेट किया, यकीन मानो बहुत सरल लैंग्वेज के अंदर पेश करने का काम किया है। और अभी तो तुम चिंता मत करो, वे जो टैक्सेशन वाले वो टॉपिक है ना, बजट वाले, उनको इतना प्यार से समझाऊंगा तो तुम्हारा कभी प्रॉब्लम ही ना आएगा। ठीक है, चलो फिर मस्त रहो, बिंदास रहो। ठीक है, समझ गए। पाकिस्तान और तंजानिया के बाद विश्व का तीसरा देश है जिसने महिलाओं के लिए एक अलग से बैंक की स्थापना की है। 31 मार्च 2017 को, 1 अप्रैल से पहले हो गया था। देखो ओरिजिनल जो मर्जेशन था ना, एसबीआई के सभी बैंकों का मर्जेशन होता है 1 अप्रैल 2017 को। वुमेन बैंक 31 मार्च 2017 को मिला दिया गया था। किसके अंदर? एसबीआई के अंदर। किसमें मिलाया गया? एसबीआई में 31 मार्च 2017 को मिला दिया गया था। इस बैंक की स्थापना इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर हुई थी। इंदिरा गांधी का जन्मदिन था उस दिन, उसी दिन इसकी स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी को समर्पित, द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, भारत की। ठीक है, अरे आरएस बच गया क्या बेटा? दीपक है, आरएस भी आ गया इसमें, यकीन मान लो तुम मेरा ना छूटेगा। आरएस तो 100% है, मैं भी दे रहा हूं इस बार आरएस की। तुमसे मुलाकात होगी वहां मेंस में। ठीक है, पिछली बार बहुत बड़ा धोखा हुआ था मेरे साथ, इस बार ना होगा वो। ठीक है, 70 नंबर की आती है इकोनॉमिक्स आरएस में, अकेले आरएस में 70 नंबर की। प्रश्न मत छोड़ देना एक भी, गारंटी लेके कह रहा हूं। इन्हीं टॉपिकों को थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पढ़ लेना, यहां से बाहर ना जाएगा क्वेश्चन। जो बच्चे स्टेट पीसीएस और पीसीएस विशेष के एग्जाम दिया करो, चढ़ो वनडे एग्जाम में पास हो जाओगे, मेंस फेंस लिखने का मौका मिलेगा, तुम्हारी जो दिमाग के पुर्जे वो खुलेंगे कभी। ठीक है, कई सारे बच्चे हैं वो। अरे हिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो तुम लोग, हिस्ट्री के तो मास्टर ही है अपन लोग। ठीक है, सुन गया। तंजानिया और पाकिस्तान के बाद अगला कंट्री बन गया। ठीक है, चलो ठीक है। वर्ल्ड पावर को इंक्लूड करो। अब पढ़े हो, ठाली पढ़े हो, जब भी तुम्हें टाइम मिलता है नॉवेल्स वगैरह पढ़ते रहा करो। वर्ड पावर को इंप्रूव करो, अपनी वर्ड पावर को इंप्रूव करो। अच्छे अच्छे निबंध, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ते रहा करो, कुछ ना कुछ नया करते रहा करो। अखबार के अंदर खबरें पढ़ने से ज्यादा अच्छा होता है कि आर्टिकल्स पढ़ा करो। रोज अखबार पढ़ो तो उसके अंदर 5-6 लेखकों के आर्टिकल आते हैं, उनको पढ़ा करो। जैसे आपका, मैं रोज पढ़ता हूं चाहे कुछ भी हो जाए, इनका राजदीप सरदेसाई जी का पढ़ता रहता हूं आर्टिकल में। ठीक है, बहुत सारे न्यूज चैनलों की वेबसाइट से जाकर के आप आर्टिकल उठा सकते हो। एक अच्छा लिखते हैं आपके दैनिक भास्कर में, रोज लिखते हैं, यार बताओ उनका नाम भूल गया मैं, तो इतना फेमस नाम, उनका नाम ही भूल गया मैं। ठीक है, वो रोज लिखते हैं, वो एक प्रकार से वो मूवी के ट्रेड समीक्षक के रूप में लिखते हैं वो ना। ठीक है, और उनका नाम है यार जयप्रकाश चौकसी, जेपी चौकसी अच्छा लिखते हैं, शानदार लिखते हैं, तो उनको पढ़ते रहा करो। ठीक है, इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर हुई थी इसकी स्थापना, भारतीय महिला बैंक की। भारतीय महिला बैंक 31 मार्च 2017 को मर्ज हो गया। क्लियर, लिख लिया। वैसे इसमें कुछ समझाने वाली बात ना, क्लियर लिख लो जल्दी से इसको। ठीक है, देखो वैसे तो मैं कमेंट कुछ ज्यादा ही पढ़ता हूं, लेकिन नोवेल क्या होती है मुझे नहीं पता, पर मैं एक बच्चे का कमेंट मैंने पढ़ लिया, उसको 2 मिनट बताता हूं। देखो ये बच्चा पूछ रहा है कि अरे भगवान प्रभु तेरी दया, यूपीएससी में ऑप्शनल क्या रखे। देखो ऑप्शनल क्या रखे, देखो तो सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें बिना मतलब का ज्ञान ना दूंगा। मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैंने यूपीएससी की सोची ना। क्यों नहीं सोची? ऐसी बात नहीं, हार्ड होती है कि ये एग्जाम अपने बस की ना है। देखो बस का तो सब कुछ होता है अपने आप का, लेकिन मैंने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मेरे पास ये ना यार, मेरी इंग्लिश इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, इस वजह से मैं एग्जाम देता ही नहीं है। बात रही बात ऑप्शनल की, तो मेरे पर्सनल एजेंडे से अगर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं और मैंने साइंस भी ऑफलाइन पढ़ाई है, मतलब पढ़ाई है तो ठीक ठाक ही पढ़ाई हो गया, ऐसी बात नहीं। ऑफलाइन के अंदर ज्यादा जोर भी आता है। ठीक है, इको में पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, और इनफैक्ट राजस्थान के ऑलमोस्ट सब्जेक्ट पढ़ाए मैंने, पॉलिटी वगैरह पढ़ाई है। ठीक है, तो जीके वाला, जीएस वाला पूरा पोर्शन आता हूँ। मेरे पर्सनल नजरिए से अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना, स्कोर करना, तो आपको स्कोर करना, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको हिंदी साहित्य लेना चाहिए। हिंदी साहित्य एकमात्र सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा नंबर ला सकते हो, हिंदी मीडियम से सिलेक्शन ले सकते हो। आपके पास इंग्लिश मीडियम है, कोई भी ले लीजिए, आप सोशियोलॉजी उठा लीजिए, छोटे सब्जेक्ट को उठा लीजिए, शानदार नंबर ले जाओगे आप। 2-2 ऑप्शन होते हैं सेलेक्ट करने के, तो हिस्ट्री भी शानदार पढ़ता है, क्योंकि हिस्ट्री में आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारे राइटर होते हैं, वहां पे आपका सोच का गहरा जरिया होता है। इको वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह हार्ड पढ़ते हैं बच्चा,
उसके अंदर मेंस में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत खच्चड़ सब्जेक्ट है, इनके अंदर दिमाग खपाना मतलब बहुत ज्यादा होता है। मेरे पर्सनल नजरिए से मैं तो ये कहता हूं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों तो साहित्य तुम्हारे पास एक मौका है जो तुम्हें यूपीएससी तक ले जा सकता है, ठीक है। और बाकी हिस्ट्री विस्ट्री सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो इनफैक्ट आप उसमें बहुत ज्यादा आगे तक जा सकते हो। इको वगैरह हार्ड इसलिए पड़ता है कि वहां पर डाटा तुम्हें हद से ज्यादा रखना पड़ेगा, वहां करंट की चीजों से सबसे ज्यादा कनेक्ट रहना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए थोड़ा इको ज्योग्राफी वगैरह हार्ड सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। मेरे पर्सनल नजरिए की बात है भाई, और बाकी तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा, ठीक है। चलो फिर मैं आगे चलता हूं ना, आगे चलता हूं। इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर स्थापना कर दी। देखो अब ऑलमोस्ट बैंक पूरे हो गए, एक दो बैंक और बचे हुए। कौन सा बचा है? बचा ये 2 बार हो गया था, पाकिस्तान और तंजानिया वाला, ठीक है। चलो फिर ये देखो यहाँ पे भारतीय आयात निर्यात बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, आयात निर्यात बैंक, एक्जिम बैंक, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं इसे? एक्जिम बैंक कहते हैं। एक्जिम बैंक क्या कहते हैं? एक्जिम बैंक कहते हैं। एक्जिम बैंक, एक्जिम बैंक क्या काम करता है भारत के अंदर? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को होती है। देखो आईडीबीआई बैंक बना था 1964 में, 1964 में, 1964 में आईडीबीआई बना आरबीआई के सहायक बैंक के रूप में। आरबीआई का सहायक बैंक का मतलब पावरफुल बैंक होगा भाई, आरबीआई का हेल्पर है तो वो क्या काम करता था? उसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता था आईडीबीआई बैंक में। कौन सा डिपार्टमेंट होता था? विदेश विभाग कहते थे उसे। क्या कहते थे? फॉरेन डिपार्टमेंट। फॉरेन डिपार्टमेंट क्या काम करता था? भारत के अंदर आयात और निर्यात को क्या करता था? प्रमोट करने का काम करता था इन्वेस्टर्स को, ठीक है उसको। तो फिर भारत सरकार ने एक काम किया, 1 जनवरी 1982 को संसद में एक अधिनियम पारित करके भारत में आयात निर्यात को या विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयातकों एवं निर्यातकों को, इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स दोनों को क्या करने के लिए? सपोर्ट करने के लिए एक बैंक बनाया जिसका नाम रखा आयात निर्यात बैंक, और इसका मुख्यालय रखा बच्चा कहां पे? मुंबई में। हेडक्वार्टर कहां रखा इसका? मुंबई में रखने का काम किया। इसका काम क्या था? उद्देश्य क्या था? विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, आयातकों एवं निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना, वित्तीय सहायता देना। ठीक है, हाँ क्लियर। हाँ वनडे एग्जाम की इकोनॉमिक्स तुम्हें अलग से पढ़नी ना पड़ेगी, बाकी अगर कोई तुम्हें ईएफओ वगैरह के लिए अलग से पढ़ाए तो वहां भी पढ़ लेना, पर इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारा अच्छा लेवल मेंटेन किया है शानदार तरीके से ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत ना। देखो उद्देश्य क्या था? विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयातकों एवं निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1982 को। एक्जिम बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, ठीक है, ऑफ इंडिया। एक्जिम बैंक कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? एक्जिम बैंक कहते हैं, ठीक है। अब देखो इससे पहले ये काम कौन करता था? आईडीबीआई बैंक करता था। कौन करता था इससे पहले ये काम? आईडीबीआई बैंक करता था। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखोगे कि भारत में सर्वप्रथम विदेशी व्यापार पर नियंत्रण किसका था? आईडीबीआई बैंक का। आज वर्तमान में किसका है? एक्जिम बैंक का। एक्जिम बैंक का सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? एमडी कौन है? डेविड रोस्किन्हा। कौन आपके? डेविड रोस्किन्हा जी आपके वर्तमान में इसके क्या है? एमडी और सीईओ है, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1982 में होती है, ठीक है। वित्तीय सहायता देना, ठीक है, शाबाश। इंग्लिश मीडियम वाले उनके मन में है वो कर लेना। मैं अगर इंग्लिश मीडियम से होता, मेरी इंग्लिश अच्छी होती तो मैं तो सोशियोलॉजी को सिलेक्ट करता, एथिक्स ले लेता थोड़ी सी, क्योंकि सोशियोलॉजी छोटा सा सब्जेक्ट है, कवर जल्दी हो जाता है। सोशियोलॉजी ले लेता, एथिक्स ले लेता, पॉलिटी भी अच्छी है, पॉलिटी भी अच्छा सब्जेक्ट है। फैक्ट वगैरह खूब अगर रटने की आपकी मन में रहता है, आपके पास नई नई चीजें, आपके तर्क वितर्क, राजनीतिक सोच आपकी है ना, आपकी मतलब सोच ऐसी तर्क वितर्क वाली है, आपने संविधान को ज्यादा पढ़ा है, आप इंटरेस्ट रखते हो, तो पॉलिटी और भी अच्छा सब्जेक्ट है, वहां भी अच्छे काम किए जा सकते हैं, ठीक है। बाकी हिस्ट्री वगैरह भी ठीक पढ़ता है, पर आजकल बच्चे हिस्ट्री से डरते हैं, ठीक है। ठीक है, शाबाश, बोलो क्लियर। अब देखो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो, चुपचाप पढ़ लो, जल्दी क्लास को खत्म करोगे, जल्दी रिवाइज करने का मौका मिलेगा, और साथ साथ में रिवीजन करते रहना, खच्चड़ो भूल मत जाना, वरना विद्या कसम खा के कह रहा हूं 1% याद ना रहेगा, फिर मास्टर को दोष देते रहना कि मास्टर ने ना पढ़ाया, मास्टर तुम्हारे पीछे घूमेगा अब, ठीक है। तो साथ साथ रिवाइज करते रहना, एक दो दिन से उनको संभालते रहना, पेपरों को पलटते रहना, उनको लिखते जाओ और भूलते जाओ उनको, ऐसा मत करना बेटा, ठीक है। वरना मेरे राजस्थानी में कहावत है वो कि आप मेरा सपन पाठ, मैं तन चाटू तू मन चाट, है ना, है ना, चोर चोर मुसेरे भाई हो जाएंगे, फिर सब बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो बात वही है, करते ना। अब देखो बैंकिंग, सारे बैंक जितने पढ़ाने वाले थे मैंने उनको पढ़ा दिया। देखो छोटी छोटी बातें बताऊंगा तुम्हें, इंपॉर्टेंट बातें जो कई बार तुम्हें पूछता रहता है, ठीक है। और कोई कचरा ज्ञान ना दूंगा कि वो क्या है, वो फा क्या है, मैं तुम्हें एक फैक्ट चीजें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट सी चीजें बताऊंगा जो एग्जामिनर नया प्रश्न निकाल के ला सकता है वहां से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एटीएम मशीन की।
एटीएम मशीन की बात करते हैं, क्या होती है एटीएम। देखो एटीएम का फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वर्तमान में एटीएम को एनी टाइम मनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनी टाइम मनी। एनी टाइम मनी भी कहा जाता है। वर्तमान में इसे एनी टाइम मनी की संज्ञा भी दी गई है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कैसे, क्या कहा जाता है इसे? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्वचालित, ठीक है, यंत्र होता है, ठीक है। इसका पहले प्रयोग देखो कहा जाता है 1960 के दशक के अंदर प्रयोग हो गया था, लेकिन इसका पहला प्रयोग हुआ था ना, प्रथम प्रयोग, वो 27 जून 1967 को हुआ था। बारकेल बैंक ने काम में लिया था इसे, कहां के? लंदन में। इंग्लैंड के बारकेल बैंक ने इसको सबसे पहले प्रयोग में लिया था 27 जून 1967 को। इसके आविष्कारक माने जाते हैं जॉन शेपर्ड और डेला रुई। एक इंजीनियर था डेला रुई नाम का और एक इंजीनियर था जॉन शेपर्ड का। इन दोनों ने मिलकर के इसका क्या किया था? इन्वेंशन किया था, इसको विकसित किया था, इस एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन को। इसका पहला ग्राहक था, इससे ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रिटेन का एक कॉमेडियन है, वो क्या नाम उसका? रेग वर्ने। रेग वर्ने ने सबसे पहले इसे यूज में लिया था। एक कॉमेडियन है ब्रिटेन का, रेग वर्ने। रेग वर्ने ने इसे सबसे पहले प्रयोग में लिया था। इसका प्रथम ग्राहक था, फर्स्ट कस्टमर था, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार कर दिया। भारत में एटीएम मशीन 1990 के दशक में आई और विश्व में भी 1990 के दशक में यह ज्यादा पॉपुलर होती है। कौन सी? एटीएम मशीन, ठीक है, एटीएम मशीन, ठीक है। तो पहला प्रयोग 27 जून 1967 को। अब देखो एक बात सुनो, देखो 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 एटीएम है, कहां गया एटीएम? एटीएम का टाइप, प्रकार। देखो एटीएम मैंने आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूं, फिर लिख लेना, तुम लोग समझना पहले मेरी बात। एटीएम 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एक तो सिंपल एटीएम। एटीएम सिंपल जो बैंक, स्वयं बैंक का होता है, स्वयं बैंक का, अपना बैंक का। जैसे एसबीआई का एटीएम अलग होता है, तुमने देखे होंगे, देखो तुमने अपने आसपास देखे हैं, ऐसी बातें। देखो एक तो स्वयं बैंक का होता है, जो खुद के बैंक का होता है, वो बैंक का होता है, ठीक है। एक बच्चा होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का, और एक होता है ब्राउन कलर का, और एक होता है छोटा सा एटीएम, जिसे मिनी एटीएम कहते हैं। मिनी एटीएम किसी दुकान पे, किसी मॉल पे जाओगे तो तुम लोग अपना कार्ड स्वाइप करके पैसे कटवाते हो ना, वो वाला मिनी एटीएम है। और ये अब बात हुई व्हाइट एटीएम कौन सा होता है, ब्राउन एटीएम कौन सा होता है। देखो एक तो एटीएम होता है कि बैंक ने किसी आदमी को काम दे दिया, ठेका दे दिया, जैसे कंपनी है सिस कंपनी, ये सिस कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है? अपने एटीएम लगाती है, ठीक है। एक बच्चा टाटा का एटीएम है, टाटा का एटीएम। देखो 2 एग्जांपल देता हूं। सिस कंपनी का एटीएम है ना, सिस का सुना होगा तुमने ना, सेक्रेटरी वाला, ये पैसे वैसे डालने का काम भी करती है कंपनी एटीएमओ में। ये क्या करती है? इसने एसबीआई के साथ करार किया कि भाई साहब मैं एक काम करूंगा कि आपके 500 एटीएम लगाऊंगा उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। तो एसबीआई ने कहा ठीक है, आप एटीएम लगा लीजिए, है ना, और हमारा लोगो लगा देना साथ में, और अपना लोगो भी लगा लेना। ये कौन सा एटीएम कहलाया? ये कौन सा कहलाया बेटा? ब्राउन एटीएम कहलाया। एक किसी कंपनी के साथ समझौता करके बैंक एटीएम लगवाता है, उसे क्या कहते हैं? ब्राउन एटीएम। व्हाइट एटीएम होता है ना, वो ये टाटा वाला है। टाटा वाला कैसे है? ये कोई के साथ कुछ समझौता नहीं करता है, डायरेक्ट आरबीआई के पास जाता है कि भाई साहब देखो मेरे पास पैसे पड़े करोड़ों, बैंक में खोलना नहीं चाहता, मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूं जो एटीएम बनाए, बस केवल एटीएम बनाए। इस पर किसी बैंक का लोगो नहीं होता, कोई बैंक का लोगो नहीं होता इसका, कोई बैंक की, आप इसमें कोई भी बैंक का कार्ड लगा करके पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये बैंक टाटा वाले एटीएम होते हैं, और तुमने देखा होगा ये बहुत सारी जगहों पे मिल जाते हैं। ये एटीएम कभी बंद नहीं होते। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है, इनके साथ किसी का समझौता नहीं होता, इसलिए पैसे आसानी से निकाल सकते हो तुम लोग, ठीक है, ठीक है। ये होते हैं 4 प्रकार के एटीएम होते हैं, ठीक है। अब देखो थ्योरी की बात करूं मैं, पहले तो इसका प्रथम प्रयोग याद कर लेना, किसने किया, कौन से बैंक ने किया? बारकेल बैंक था लंदन का, उसने आविष्कार शेपर्ड और डेला रुई ने किया। पहला ग्राहक कॉमेडियन रेग वर्ने था, ठीक है। अब देखो एटीएम मैंने यहां पे वो नहीं बताया, केवल 2 ही प्रकार के बताए तुम्हें, तो 3 प्रकार के बता दिया। एक तो वो स्वयं बैंक वाला, तो तुम्हें पता है। देखो सबसे पहले व्हाइट लेवल एटीएम और ब्राउन लेवल एटीएम, ठीक है, गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा चालित एटीएम, है ना, सिर्फ। और ब्राउन एटीएम कौन सा होता है? ये भी किसी थर्ड पार्टी द्वारा चलाया जाएगा, मतलब कोई गैर बैंकिंग कंपनी होगी, जैसे वो सिस है, लेकिन ये क्या होगा? बैंक के साथ समझौते से चलता है, मतलब बैंक कहेगा परमिशन से, बैंक की परमिशन से चलेगा। जैसे किसी कंपनी ने कहा कि हम आपके 500 एटीएम, एसबीआई को कहा कि आपके 500 एटीएम हम यूपी में लगाना चाहते हैं, राजस्थान में लगाना चाहते हैं, हिमाचल में लगाना चाहते हैं, कहीं किसी राज्य में लगाना चाहते हैं, तो वो क्या होते हैं बच्चा? आपके ब्राउन वाले होते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और व्हाइट कलर का एटीएम होता है ना, व्हाइट लेवल एटीएम,
वो किसी गैर कंपनी द्वारा चलाया जाता है, कोई समझौता नहीं रखता वो किसी के साथ भी, और ना किसी का लोगो लगाता है, उसको व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं। और ये बेटा होता है माइक्रो एटीएम, इसे क्या कहते हैं, मिनी एटीएम या पॉइंट फॉर सेल कहा जाता है इसे। ये नकदी रहित भुगतान के लिए प्रयोग में होते हैं, किसी मॉल में, किसी दुकान में, या किसी अन्य जगह के ऊपर, जहां पर आपको एक छोटी सी मशीन मिलती है और उसमें कार्ड स्वाइप करके आप क्या कर सकते हो, अपने पैसे कटवा सकते हो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू। ठीक, अरे बेटा पीडीएफ रोज देता हूं, खाल मत खाओ मेरी तुम, रोज तो देता हूं पीडीएफ में, रोज पीडीएफ देता हूं मैं। एटीएम बैलेंस से बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट कटते हैं बेटा तुम्हारे 15 रुपए कट जाते हैं, कोई 20 रुपए कट जाते हैं, वो किस चीज के कटते हैं, वो इसी चीज के लिए कटते हैं वो, है ना, उन्हीं कंपनियों को फायदा होता है। फिर ट्रांजैक्शन भी तो हो रहा है। पिछले साल केक की रिपोर्ट आई थी कि हर एक बैंक है ना कम से कम 10,000 करोड़ रुपए तो इस चीज से कमा लेता है, मिनिमम बैलेंस कम होने से। 3,000 रुपए से कम बैलेंस होने पे क्या होता है, कुछ रुपए कट जाते हैं आपके कई बार, है ना, 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, आप उन पे ध्यान नहीं देते हो, लेकिन वो एक रुपए कर करके बहुत सारे हो जाते हैं फिर वो, है ना। तो बैंकिंग लोकपाल जो विधेयक आया था उसमें यही बात है, ये थी बैंकों पर कंट्रोल लगाया जाए कि पैसे बहुत काटते हैं ग्राहक के। अब 2 रुपए तुम्हारे काट लिए, तुम किसी से शिकायत थोड़ी करोगे, ना करोगे तुम लोग, लेकिन तुम सोचो 2-2 रुपए करके सबके कटे तो कितने करोड़ों अरबों रुपए कट गए, है ना। तो वो होता है बच्चा, ठीक है, क्लियर। और देखो तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जैसे देखो कई बार तुम इंटरनेट चलाते रहते हो, तुम्हारे सामने ऐसे एडवर्टाइज आ जाता है कुछ, है ना, ठीक है, उसमें कहता है कि 1 रुपया डोनेट कर दो हमें, ठीक है, 1 रुपए, 2 रुपए डोनेट कर दो, 5 रुपए कर दो। तुमने तो ना किए होंगे, लेकिन कई बार कर जाता है, जैसे वो दिखाता है गरीब से आदमी की फोटो से दिखा देता है कि हम वहाँ तंजानिया के अंदर काम कर रहे हैं, सूडान के अंदर, और यहाँ पे गरीब आदमी की आप मदद कर दो। वो फ्रॉड होते हैं बच्चा सारे के सारे, कई ऐसी बात नहीं, कई सही भी होते हैं, लेकिन फ्रॉड होते हैं बच्चा, ठीक है। तुम किसी अनजान वेबसाइट पे जाकर के अपना ईमेल एड्रेस दे दो, तुम्हें कल से ही क्या स्टार्ट हो जाएंगे, तुम्हारे उस पे मेल आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें को थोड़ा सा ध्यान में रखा करो, अवॉइड किया करो, खास करके वे बच्चे जो अपने ईमेल एड्रेस से अकाउंट वगैरह को मैनेज करते हैं, तो हैक हो जाते हैं, वो पैसे काट लेंगे, पता भी ना चलेगा तुम्हें। ये 1,500 रुपए होते हैं तुम्हारे पास, वो उड़ा देंगे तुम्हारे। एक दिन मेरे उड़ा दी थे 500 रुपए खट्टरों ने, ठीक है। उसके बाद से मैंने मेरी सारी पासवर्ड बदल दिए, ठीक है, और ना यूज में लेता मैं, तब डर लगता मुझे तो उड़ा ना दे, इतने 500, 200, 500 होते हैं अपने पास, ले जाएंगे तो वो रोटी कहां से खाएंगे फिर, ठीक है। तो ध्यान से बच के जागरण से, ठीक है। देखो दोबारा सुनना, व्हाइट लेवल एटीएम जो गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा चालित एटीएम होते हैं, ऑपरेटेड बाय द नॉन बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। और ब्राउन लेवल एटीएम क्या होते हैं, चलते तो गैर बैंकिंग कंपनी से, लेकिन वो बैंक के साथ एक कॉम्प्रोमाइज से चलते हैं, समझौते से चलते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक, आर्ग्यूमेंट से, सॉरी, एग्रीमेंट से चलते हैं वो बैंक के साथ, ठीक है। और मिनी या माइक्रो एटीएम जिसे पॉइंट फॉर सेल कहा जाता है, नकदी रहित भुगतान के लिए काम मिलता है, क्लियर। ये एटीएम की राम कहानी होगी, ये किसकी राम कहानी होगी, एटीएम की राम कहानी होगी, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब देखो बीम ऐप की बात करते हैं, ठीक है। बीम ऐप को चलाता कौन है, पेटीएम को कौन चलाता है, पहले तो बीम की बात कर लेते हैं। भीम की फुल फॉर्म क्या होती है, भीम की फुल फॉर्म BHIM, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम की फुल फॉर्म है। भीम लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। जैसे इसमें भी देखो दिसंबर के अंदर मैंने लगा दिया, अभी टिमकी होनी चाहिए थी, ठीक कर लेंगे तुम इसको, ठीक है। 30 दिसंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था भीम को। भीम एक आपका क्या है, एक ट्रांजैक्शन ऐप है जिसके द्वारा आप कहीं भी किसी भी तरीके से पैसे भेज सकते हो। इसको ऑपरेटर करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको चलाता कौन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चलाता है इसको, भीम को, ठीक है। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम की फुल फॉर्म होती है भीम। 30 दिसंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था 30 दिसंबर 2016 को, ठीक है, समझ गए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इसको चलाने का काम करता है, क्लियर, ठीक है। आ जाओ, आगे आ जाओ। पेटीएम, पेटीएम क्या है, 30 मई 2017 को प्रारंभ हुआ था पेटीएम। विजय शेखर वर्तमान में फाउंडर है, इसके संस्थापक कौन है, पेटीएम के फाउंडर है। पेटीएम एक पेमेंट बैंक है, क्या है आपका, पेमेंट बैंक है। पेटीएम क्या आपका एक पेमेंट बैंक है या मोबाइल वॉलेट है, क्या आपका मोबाइल वॉलेट है। आजकल तो बहुत सारे मोबाइल वॉलेट हो गए हैं, ठीक है। तो पेटीएम क्या है, एक पेमेंट बैंक है, मोबाइल वॉलेट है, ठीक है, पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर भारत में स्टार्ट किए गए थे, नचिकेत मोर, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी आप क्या सच्ची में गरीब हो। अरे सच्ची में गरीब है यार, कहां से है, थोड़ी बहुत सैलरी मिलती है मुझे, ठीक है, तो उसमें रहना खाना वो चला जाता है। तैयारी कर रहा हूँ मैं भी, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में हूँ, लेकिन यही है कि मुझे थोड़ा सा मेरा सपना थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा सोचता हूँ, ठीक है। और कोई मजा ना आता मुझे पढ़ाने में, मजा तो आता है यार, है ना, पर अच्छा लग रहा भी है ना। शुरुआत के अंदर ऐसा होता था कि क्यों पढ़ा रहे हैं यार, क्या पता क्या होगा,
आजकल तो घर वालों ने भी संपर्क करना छोड़ दिया कि भाई तुम जानो, तुम्हारा बाप जानो, कुछ करो, तुम्हारी मन की मर्जी है, जो तुम करो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो करो तुम, ठीक है। कोई ज्यादा पैसे वैसे ना मिलते अपने को, ठीक है, ठीक है। यूपीएससी परी के अंदर हेल्प करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी बच्चा, बिल्कुल 100% करेगी, यकीन मानिए तुम लोग, ठीक है। वही बात है, घर वालों को तो पुलिस की नौकरी सबसे बड़ी लगती है, उनको तो ये होता है कि बच्चा बस गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तुम्हारे मेरे घर वाले ऐसे तो है नहीं कि कोई दूसरे ग्रह के, वो भी तुम्हारे घर वालों की तरह ही है, वो भी तो वो भी सोचते हैं कि लड़का जॉब वो लग जाए तो सही रहे, और वो भी उनकी भी बात सही है यार। हर एक माँ बाप सोचता है कि उसका बच्चा सेटल हो जाए जल्दी से, लेकिन अपनी अपनी सोच होती है यार, ठीक है। और मिडिल क्लास के लिए हमारे लिए यार जरूरी है सरकारी नौकरी, इसके बिना भाई पार पड़ने वाली ना है। तो तैयारी तो मैं भी कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहता हूँ मैं, कभी निराश नहीं होता, और मैंने एक जरिया ढूंढा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन ना था। कई चीजें होती हैं, असूल होते हैं आदमी के जीवन के, हर एक के होते हैं, आपके भी होते हैं कहीं ना कहीं, वो सब बातें हैं यार, ठीक है। पर मस्त रहा करो यार, इतना ही कहता हूँ मैं, है ना। मैं तो जब भी निराश होता हूँ, मुझे लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, तो दबा के खाना खाता हूँ बहुत ज़्यादा, फिर सो जाता हूँ मस्त से, या कोई मूवी वगैरह देख लेता हूँ, या गाने सुन लेता हूँ, या फिर कुछ पढ़ लेता हूँ। पढ़ने का मुझे शुरू से शौक था, एम चीज़ें पढ़ने का शौक था, कोई होशियार नहीं था मैं भी, है ना। पर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत सारी पढ़ी है। अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है, पढ़ाई करना अच्छा लगता है मुझे सच में। मैं पढ़ूँ नहीं, मतलब टाइम पास करता रहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, फीलिंग आती है, फिर मुझे लगता है कि यार ना पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। तो पढ़ता तो 100% में, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, 100% पढ़ता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, और नई चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। मैंने जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ आजकल मैं, ना फांसीवाद वगैरह, ठीक है, नेपोलियन को पढ़ रहा हूँ। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनकी बुक मेरे हाथ लग गई थी, तो वो पढ़ रहा हूँ आजकल मैं। सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री को दोबारा से सही तरीके से पढूं, देखते हैं क्या हो पाता है यार। पढ़ा करो तुम भी, मस्त तरीके से पढ़ा करो, ज्यादा मत सोचा करो, लग जाओगी नौकरी तुम्हारी सबकी, ठीक है, कहीं ना कहीं सेटल हो जाओगी तुम, ठीक है। तो पेटीएम का शुभारंभ था 23 मई 2017 को विजय शेखर के द्वारा। विजय शेखर शर्मा वर्तमान में इसके फाउंडर है, वही इसके चेयरमैन है, ठीक है। ये पेटीएम पेमेंट बैंक है, क्या है, पेमेंट बैंक है। ज्यादा खास नहीं बताऊंगा इसके बारे में, कोई खास पर्सन ना बनता है, खच्चर जे पर्सन बनता है यहाँ से, ठीक है। पहले मैं इनको ज्यादा ध्यान देता था, पिछली बार को पढ़ाई थी तो उसमें अंदर ऐसे फंसा दिया था, ये डाटा वो डाटा, बिना मतलब के 10 पेटीएम उसके बैंकों के नाम लिखवा दिए, ये बंद हुआ, चलो कोई फायदा ना, बिना फालतू की चीजें। एक बार भी ना पूछा गया प्रश्न, वहां तक पहुंचता ही नहीं एग्जामिनर, क्या करने जाएगा जब उसे अच्छे अच्छे प्रश्न दिख रहे हैं, ठीक है। अगला इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपीबी कहते हैं इसे। आईपीपीबी आपके 1 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था तालकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर, नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपको लॉन्च किया गया था तालकटोरा स्टेडियम में, ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को, ठीक है। भारतीय डाक विभाग के अधीन काम करता है आईपीपीबी, ठीक है, शाबाश। भारत में एटीएम 1990 में आया था, भारत में एटीएम 1990 में आया था। एक बच्चा प्रश्न पूछा है, भारत में एटीएम 1990 में आया था, 1990 में, ठीक है। ऑक्सीजन वॉलेट, ठीक है। तो आईपीपीबी के बारे में बता दिया मैंने, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी, ठीक है। शुभारंभ 1 सितंबर 2018 तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर इसका स्थापित किया गया था। शुरुआत में टारगेट रखा गया था कि देश के 650 जिलों के अंदर इसको फैलाया जाए। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये नागपुर जिले से स्टार्ट किया गया था, महाराष्ट्र के नागपुर जिले से स्टार्ट किया गया था। थोड़ा और जानना चाहते हो तो सुन लो, नागपुर जिले से इसको स्टार्ट किया गया था। 650 जिलों के अंदर देश के इसको स्टार्ट करने का काम किया गया था, ठीक है। बंधन बैंक नेशनल बैंक है, इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक ना, बंधन बैंक नेशनल बैंक ही है। इंटरनेशनल बैंक होने का मतलब होता है कि वो किसी देश में अपनी शाखा स्थापित कर, जैसे पीएनबी बैंक आपका इंटरनेशनल बैंक है, जैसे एसबीआई आपका इंटरनेशनल बैंक है। भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक भी एसबीआई है। एसबीआई की कई सारे देशों के अंदर शाखाएं हैं, ठीक है। कई देशों में तो 2-2, 3-3 शाखाएं, जैसे दुबई वगैरह के अंदर है, आपका मॉरिशस वगैरह के अंदर, सिंगापुर वगैरह में एसबीआई की खूब सारी शाखाएं मिल जाएंगी देखने को आपको, ठीक है, क्लियर। तो ये पेमेंट बैंक आपका मैंने बता दिया, सॉरी आईपीपीबी बता दिया, ठीक है, क्लियर। पहला, अब बात करते हैं ऑक्सीजन वॉलेट। ऑक्सीजन वॉलेट भारत का पहला वॉलेट था, भारत का पहला वॉलेट ऑक्सीजन वॉलेट। ऑक्सीजन वॉलेट कब स्टार्ट हुआ, ऑक्सीजन वॉलेट, ठीक है। ऑक्सीजन वॉलेट, ऑक्सीजन वॉलेट देश की प्रथम डिजिटल वॉलेट कंपनी ऑक्सीजन वॉलेट। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। कब स्थापित की गई थी, 2004 में। देश की पहली डिजिटल वॉलेट कंपनी, जैसे पेटीएम वगैरह ना, उनसे पहले कौन था, ऑक्सीजन था। आज भी वर्तमान में सबसे बड़ी डिजिटल वॉलेट कंपनी भारत की ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन को स्थापित किया था प्रमोद सक्सेना ने। किसने, प्रमोद सक्सेना ने इसको स्थापित किया गया था। एक हेल्पिंग कंपनी थी किसकी, ब्लू लेवल टेलीकॉम की। साउथ अफ्रीका की एक कंपनी थी ब्लू लेवल टेलीकॉम, है ना, उस कंपनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था ऑक्सीजन, इसको वॉलेट को 2004 में प्रमोद जी सक्सेना द्वारा। देश की प्रथम क्या थी, डिजिटल वॉलेट कंपनी है ये, ठीक है।
कोटक महिंद्रा, महिंद्रा भी बाबू आपका क्या, महिंद्रा के सहयोग से है ना, कोटक महिंद्रा आपका, वो भी आपका मोबाइल वॉलेट कंपनी है ना, ठीक है, बिल्कुल कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी है वो एक, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है शिवम, पता नहीं कौन है, वो कह रहा है कि 87 में मुंबई में लगा था प्रथम एटीएम। भाई मैंने जितना पढ़ा है मुझे ये पता है कि 1990 के दशक में भारत में एटीएम की शुरुआत हुई थी, ठीक है। भारत की किस बैंक की सबसे अधिक, एसबीआई की सबसे अधिक ब्रांचें विदेशों के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। संस्थापक प्रमोद सक्सेना, ब्लू लेवल टेलीकॉम कंपनी, साउथ अफ्रीका के सहयोग से ऑक्सीजन वॉलेट को स्थापित किया गया था। ये भारत का प्रथम, ये स्टार लगा के लिख लेना प्रश्न, अच्छा है, देश की प्रथम डिजिटल वॉलेट कंपनी है, ठीक है। अब देखो एक नया प्रश्न लेके आऊंगा तुम्हारे सामने। पहले तो एक ग्रीन चैनल अकाउंट है, इसको सुन लो, क्या होता है ग्रीन चैनल अकाउंट। ग्रीन चैनल अकाउंट, ग्रीन चैनल अकाउंट 1 जुलाई 2010 को स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया? एसबीआई ने स्टार्ट किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया? एसबीआई ने इसको स्टार्ट किया था। ये क्या है? ग्रीन चैनल अकाउंट का मतलब होता है बिना कागज के लेन देन करना, बिना कागज के लेन देन करना ये होता है, ठीक है। एसबीआई द्वारा स्टार्ट की गई बिना कागज के प्रयोग के धन के जमा व निकालने की योजना, स्कीम टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ फंड्स विदाउट यूज ऑफ पेपर, लॉन्च बाय एसबीआई ऑन 1 जुलाई 2010। 10 जुलाई को यह योजना लॉन्च की गई थी एसबीआई के द्वारा, एसबीआई ने इसको लॉन्च किया था। क्या है ये? बिना कागज के प्रयोग के धन का लेन देन करना, डिपॉजिट और विड्रॉ ऑफ मनी विदाउट यूजिंग ऑफ पेपर, विदाउट यूजिंग ऑफ पेपर, इट्स कॉल्ड ग्रीन चैनल अकाउंट। क्या कहते हैं इसे? ग्रीन चैनल अकाउंट कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। एक करा गुजर 1687 में बन गया था एटीएम। एसबीआई की मार्च 2018 तक भारत के अंदर 24,050 शाखाएं थी, ठीक है। भारत में 24,050 शाखाएं, एसबीआई की सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है एसबीआई, ठीक है। ओके बाबू, क्लियर। चलो ग्रीन चैनल। अब बात करते हैं बेसल। बेसल नाम आपने सुना होगा, कई बार अखबार में भी नाम आता है बेसल का। बेसल क्या होता है? वनडे एग्जाम के तरीके से पढ़ाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। बेसल मानक क्या कहते हैं? बेसल मानक कहते हैं इसे, ठीक है। बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स, ठीक है, या बेसल स्टैंडर्ड कह सकते हो तुम इसे, क्या कह सकते हो? बेसल स्टैंडर्ड कह सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले याद रखो बेसल क्या है। सबसे पहले याद रखो बेसल एक स्विट्जरलैंड का स्थान है, एक शहर का नाम है बेसल। किसका? आपका स्विट्जरलैंड का, जहां पर बैंकिंग समस्याओं पर विचार के लिए अंतरराष्ट्रीय बैठक होती है। विश्व के जितने भी बड़े बैंकिंग समूह हैं, बैंकिंग ग्रुप्स हैं, वो एक जगह पर इकट्ठा होकर के बैंकिंग की समस्याओं को एक जगह पर इकट्ठा होकर के क्या करते हैं? इसकी शुरुआत करते हैं। देखो मैं एक बात बता देता हूं आपको ना, कि ये आपका क्यों स्टार्ट हुआ था बेसल मानक। देखो जर्मनी का एक बैंक था, जर्मन बैंक ऑफ स्टेट, जर्मनी का बैंक था। 1974 के अंदर उस बैंक का अचानक से दिवालिया निकल गया और वो बंद हो गया। तो विश्व के सामने समस्या आ गई कि बैंक फ्लॉप क्यों हो जाते हैं। तो सारे बैंकर्स मिले, सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंकर, उन्होंने एक जगह पर मीटिंग की 1974 के अंदर। कब? आपके 1974 के अंदर। और कहा कि बैंकिंग समस्याओं को हम निपटने के लिए क्या कहते हैं? कुछ ना कुछ कदम उठाते हैं। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया, एक स्टैंडर्ड मतलब एक क्राइटेरिया बनाया कि ये क्राइटेरिया है ना, इसको पूरा करना है ना, कि एक साल के अंदर ये टारगेट लेना कि एनपीए को घटाना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो आदमी लोन नहीं दे रहा उसकी संपत्ति बेच दो, ठीक है, लेकिन बैंक को दिवालिया होने से बचाओ। तो कुछ फैसले लिए गए, उन्हीं को किसके नाम से जाना था? बेसल मानक के नाम से जाना था। बेशक होता है ना बेसल, बेसल बेसल जगह का नाम है, वहां पर एक बिस है। बिस का मतलब होता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। क्या होता है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बिस। ये बिस कहां पर है? बेसल में। कब से? 1974 से प्रारंभ हुआ। प्रश्न तुमसे एग्जामिनर पूछेगा भारत ने बेसल को कब अपनाया, पहले मानक को, दूसरे मानक को और तीसरे मानक को कब अपनाया है। यह प्रश्न तुमसे एग्जामिनर पूछता है। यह वाला प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द बेसल किससे संबंधित है? बेसल किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधारों से संबंधित है, बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। बेसल शब्द किससे संबंधित है? बैंकिंग रिफॉर्म से। याद रखना इसका प्रारंभ हुआ था 1974 में। और यह क्या? एक स्विट्जरलैंड का एक स्थान है जहां पर बैंकिंग समस्याओं पर विचार के लिए क्या होती है? कि इंटरनेशनल मीटिंग होती है। बेसल इज द पैलेस इन स्विट्जरलैंड वेयर एन इंटरनेशनल मीटिंग वुड बी हेल्ड टू डिस्कस बैंकिंग प्रॉब्लम्स। आपकी बैंकिंग की समस्याओं को जानने के लिए वहां पर क्या की जाती है बच्चा? आपके एक बैठकें की जाती है। बेसल मानक कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? बेसल मानक कहा जाता है 1974 में, ठीक है, 1974 में। क्लियर? ठीक है, प्रारंभ 1974 में होता। बीआईएस, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यह मानक बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मैनेजमेंट ऑफ
बैंकिंग क्राइसिस, जो बैंकों को आकस्मिक संकटों से निपटने की सलाह देता है। यह मानक क्या काम करता है? बैंकों को संकटों से निपटने की सलाह देता है, उनको क्या देता है? अच्छी अच्छी बातें बताता है कि तुम ये काम करो जिससे तुम्हारे बैंकिंग संकट क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, ये गूगल ने भी खा के रखी है यार। ठीक है, अरे ठीक है, पहला एटीएम 1987 है, ठीक है, ऐसा मान लो, मैं जिद ना कर रहा तुमसे। ठीक है, ठीक है, अब देखो बेसल के 3 सेट है। कितने सेट है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तुम्हें कुछ ना याद करना, तुम मेरी बात मान लो, तुम्हें ना मतलब कि फर्स्ट सेट में क्या लिखा है, सेकंड में क्या लिखा है, थर्ड में क्या लिखा, कुछ मत याद रखो। तुम ये याद रखो कि भारत ने इनको कब कब अपनाया। ये प्रश्न पूछ सकता है मैक्सिमम वनडे एग्जाम में। ठीक है, और ज्यादा तुम्हें घुसने की आवश्यकता है ना बेसल में। ठीक है, क्लियर? अब सुन लो मेरी बात। ठीक है, बेसल के 3 सेट है। कितने सेट है? 3 सेट है। कितने सेट है? 3 सेट है। देखो पहला सेट सुनो, भारत ने बेसल फर्स्ट 1999 में अपनाया। कब अपनाया? 1999 में। बेसल फर्स्ट कब अपनाया? 1999 में। बेसल सेकंड कब अपनाया? मार्च 2009 में। कब अपनाया? मार्च 2009 में। और बेसल थर्ड, ये रहा बेटा, बेसल थर्ड। बेसल थर्ड के लिए आरबीआई ने 2 मई 2012 को क्या किए थे? इंस्ट्रक्शन जारी किए थे, निर्देश जारी किए थे। ठीक है, बच्चों की पहली प्रक्रिया मछलीपट्टनम में स्थापित हुई होगी। ठीक है, अरे कहाँ हिस्ट्री का प्रश्न पूछ रहे हो बीच में, खच्चड़ो, इको पढ़ रहे हो तुम लोग। ठीक है, बेसल फर्स्ट लिख लो बाबू। बेसल प्रथम 1999 में, बेसल सेकंड मार्च 2009 में, और बेसल थर्ड आपका 2 मई 2012 को इंस्ट्रक्शन जारी हुए थे। और लागू कब हुआ है? 31 मार्च 2019 को लागू हो गया था। देखो 1 जनवरी 2019 तक का टाइम दिया था आरबीआई ने, लेकिन मैंने वो डेट ना लिखा, इसीलिए डेट लिखा दी जब से बेसल आपका पूरा हो गया भारत में बेसल प्रथम 1999 में, बेसल द्वितीय 2009 में, और बेसल तृतीय 31 मार्च 2019 को लागू हो गया। बेसल के मानक। ठीक है, अरे पेटीएम 2010 में स्थापित है, कंपनी के रूप में हुआ था। मैं पेटीएम की बात कर रहा हूं बेटा, पेमेंट बैंक की। अरे तुम्हें सुन नहीं रहा क्या यार? मैंने वहां पे लिखा था पेटीएम बैंक है, पेमेंट बैंक पेटीएम कब बना? हद कर रहे हो यार, हर चीज के अंदर गूगल पे पहुंच जाते हो यार। तुम गूगल के बिना जी नहीं सकते क्या? रोटी कैसे खाई गूगल पे सब करते हो क्या तुम? ये मास्टर पर भी विश्वास कर लिया करो ना, गूगल से पढ़ लो यार। बकवास कर रहे हो बिना टाइम पे। क्लास का टाइम क्लियर करो, 2 घंटे की होती है क्लास रोज। ठीक है, क्लियर? बोलो क्लियर? ठीक है, चलो आगे आ जाओ। भारत में बेसल प्रथम 1999 में, बेसल द्वितीय 2009 में, और बेसल सेकंड के लिए आपके 2 मई 2012 को निर्देश जारी हुए थे। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं एक बार, बेसल थर्ड के लिए निर्देश आरबीआई ने कब जारी किए? 2 मई 2012 को, और इसे 31 मार्च 2019 तक लागू कर दिया गया था। इसका मुख्य प्रावधान ये याद रखना बेसल थर्ड का, कि इसमें अपनी कोर पूंजी, कोर कैपिटल का अनुपात 8% करना होगा। क्या मान लो कोर कैपिटल का क्या होता है? ये नया शब्द आया है, इसके बारे में सुन लो 1 मिनट। कोर कैपिटल का मतलब ये होता है कि वह पूंजी जो बैंक की मूल पूंजी होती है। मूल पूंजी मतलब कि जैसे कोई बैंक बनता है तो वो कुछ रुपए की पूंजी से बनता है। जैसे आपका भारतीय महिला बैंक 1000 करोड़ रुपए की पूंजी से बना था। ठीक है, तो हमेशा कोर पूंजी का मतलब ये होता है कि मान लो, तुम्हें एक एग्जांपल से समझाते हूं, एक एग्जांपल से समझा देता हूं। चलो मैं, ठीक है, क्या कर देता हूं, एक एग्जांपल से समझा देता हूं। कोर कैपिटल क्या होती है? कोर कैपिटल क्या होती है? कोर कैपिटल क्या होती है? देखो जैसे कोई बैंक है, जैसे कोई बैंक है और वो 1000 करोड़ रुपए में बना था, 1000 रुपए में बना था, तुम ये मान लो। ठीक है, तो 1000, अब 5 साल बाद क्या हुआ कि इस बैंक की टोटल वैल्यू थी ना, वो कितने रुपए होगी? 10,000 रुपए हो गई। कितने रुपए हो गई? 10,000 रुपए हो गई। ठीक है, तो कोर कैपिटल तो 1000 करोड़ रुपए थी, वो पहले ही थी। बेसल थर्ड कहता है कि जितनी भी आपकी पूंजी हो जाए ना, उसका 8% हिस्सा कम से कम क्या होनी चाहिए? आपकी कोर कैपिटल होनी चाहिए। मतलब 8% जो है ना, मतलब वो एक स्टैंडर्ड तय किया जाता है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे 1000 करोड़ है, अब
आपका इसका 10% 1,000 करोड़ होता है, ठीक है। तो मान लो कि ये 20,000 करोड़ हो गई ये पूंजी, ठीक है। तो इसकी 8% निकाल लो, कम से कम इतना पैसा तुम्हें रखना पड़ेगा। 8 दूनी 16, कितने 1600 करोड़, कितनी 1600 करोड़, ठीक है, या 16,000 करोड़। 1600 करोड़ रुपए तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, अपने पास रखने पड़ेंगे। वो पैसे तुम्हारे क्या है, कोर कैपिटल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, बेस कैपिटल कहलाता है। तो बेस कैपिटल को लगभग कितना परसेंट करना, 8% करना। कितना परसेंट करना, 8% करना अनुपात कोर कैपिटल का। अपनी कुल पूंजी की जो मूल पूंजी थी कम से कम वो, और जो वर्तमान पूंजी है उसको 8% पे लेकर के आओ, ठीक है। ठीक है, क्लियर। तो कोर कैपिटल का हो गया क्लियर। ये था बेटा बेसल स्टैंडर्ड। क्या था, बेसल स्टैंडर्ड था। अब सुनो कैशलेस उपनगर क्या है, ठीक है। कैशलेस टाउनशिप, कैशलेस टाउनशिप क्या होता है, देखो शुभारंभ 14 अप्रैल 2017 को नागपुर में नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया इस योजना को। ये योजना क्या है, कैशलेस उपनगर, कि एक ऐसे नगर का निर्माण करना जिसके अंदर क्या हो, पैसे का यूज नहीं हो, केवल डिजिटल ट्रांजैक्शन हो। यह योजना कब शुरू की गई, 14 अप्रैल 2017 को नागपुर से नरेंद्र मोदी के द्वारा। टारगेट रखा गया कि 12 राज्यों के 81 नगरों को क्या बनाना, कैशलेस करना। यह टारगेट रखा गया। प्रथम कैशलेस नगर घोषित किया गया था भरूच, भरूच गुजरात का। इसका गुजरात का, भरूच गुजरात के शहर को भारत का पहला कैशलेस नगर घोषित किया गया है। यह योजना कब स्टार्ट हुई थी, क्या हुई थी, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। प्रथम कैशलेस नगर भरूच गुजरात, 12 राज्यों के 81 नगरों को कैशलेस करना इस योजना का टारगेट था। शुभारंभ होता 14 अप्रैल 2017 को नागपुर में नरेंद्र दास मोदी द्वारा, ठीक है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा। आईसीआई और एसबीआई में बड़ा कौन है, एसबीआई बड़ा है। ठीक है, क्लियर। चलो फिर हटा रहा हूं मैं इसको, आगे आ जाओ। वैसे एक दो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ठीक है। आ गया भाई, ठीक है। एक तो नचिकेत मोर समिति को याद रख लेना, नचिकेत मोर समिति, नचिकेत मोर समिति। नचिकेत मोर समिति सितंबर 2013 में बनी थी। कब बनी थी, सितंबर 2013 में बनी। किसके लिए, पेमेंट बैंक के निर्माण से संबंधित है। भारत में पेमेंट बैंक के निर्माण से संबंधित कौन सी समिति है, नचिकेत मोर समिति। इसने प्रथम पेमेंट बैंक बनाया, एयरटेल पेमेंट बैंक। मार्च 2017 में पहली परमिशन मिली थी, ठीक है। वर्तमान में देश में 5 पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं शायद, है ना। जियो वाला कर रहा है, क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप वाला 2019 में बंद हो गया, ठीक है। जियो काम कर रहा है पेमेंट बैंक, एयरटेल कर रहा है, और एक आपका इंडियन पोस्ट कर रहा है। 3 तो ये कर रहे हैं, ठीक है। आदित्य बिरला बंद हो गया है, ठीक है। भारतीय एयरटेल चल रहा है। पहला एयरटेल बैंक कौन था, पेमेंट बैंक एयरटेल था। कब बना था, मार्च 2017 में बना था, ठीक है। पेमेंट बैंक का सर्जन किससे संबंधित है, नचिकेत मोर समिति से संबंधित है, ठीक है। नचिकेत मोर समिति से संबंधित है, नचिकेत मोर समिति। ठीक है, हिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो तुम लोग। क्लियर, ठीक है। प्रथम पेमेंट बैंक एयरटेल को बनाया गया था, क्लियर। चलो, दीपक मोहिती समिति, दीपक मोहिती समिति 28 दिसंबर 2015 को बनी, ठीक है। महिलाओं के खाता खोलने से संबंधित है। सभी बैंकों में महिलाओं के ज्यादा से ज्यादा खाते खोले जाएं, इसके लिए प्रमोट करने के लिए संबंधित आपकी दीपक मोहिती समिति। कब बनी, 28 दिसंबर 2015। 15 मेंबर थे इसके अंदर, जिनका अध्यक्ष था नचिकेत दीपक मोहिती। दीपक मोहिती को लिख लो। अब लास्ट के अंदर मैं कुछ चीजें बताऊंगा, तुम्हें देख लो। पीडीएफ के लास्ट में आज की पीडीएफ जरूर देखना, लिख लो इसको। दीपक मोहिती समिति को स्थापना कब हुई और क्या थी। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ शानदार सा, या वो मुद्रा की माप वगैरह पढ़ा दूंगा। वो थोड़ा सा डिस्कस्टिंग टॉपिक है, सोच रहा सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा उसे, तो थोड़ा क्लियर कर पाऊंगा उसे। चलो, मैं मेरे हिसाब से पढ़ा दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम पढ़ते जाओ बस, ठीक है। क्लियर, चलो हो गया। आ जाओ, लास्ट में आ जाओ, सबसे लास्ट में आ जाओ।
हाँ, अब सबसे लास्ट में तो डिमोनेटाइजेशन से कल बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे, मतलब गुरुजी विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ, भारत में नोटबंदी कितनी बार हुई है, तो उनके लिए मैंने विमुद्रीकरण को समझाया है। तो आ जाओ फिर उसके लिए विमुद्रीकरण के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन देखो ध्यान से सुनना। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है? सरकार द्वारा वैधानिक मुद्रा को अवैध घोषित करना क्या कहलाता है? डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। मतलब मुद्रा को बंद करना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। भारत में पहला विमुद्रीकरण 1946 में हुआ था, आजादी से पहले। भारत में पहला विमुद्रीकरण कब हुआ? 1946 में। कब हुआ? 1946 में। भारत का पहला विमुद्रीकरण कब हुआ? 1946 में। भारत का पहला विमुद्रीकरण 1946 में। दूसरा विमुद्रीकरण 1978 में। जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ने क्या काम किया? 1000 का नोट बंद कर दिया था। कितने का नोट बंद किया? 1000 का नोट बंद किया। 1000 का नोट पुनः 2000 में चला था। कब चला? 2000 में चलने का काम किया। भारत में 2000 का नोट 1000 का नोट कब बंद किया गया? 1978 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा। 1000 का नोट पुनः 2000 ईस्वी में चलन में आया। जुलाई 2011 भारत में तीसरी बार विमुद्रीकरण। 25 पैसे से नीचे के सारे सिक्के बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी, इंदिरा गांधी सॉरी आपकी कांग्रेस सरकार चल रही थी, ठीक है। और चौथा विमुद्रीकरण कब हुआ? 8 नवंबर 2016 को 500 व 1000 के नोट सारे बंद कर दिए गए। 500 व 1000 के नोट सारे बंद कर दिए गए, ठीक है। क्लियर? 8 नवंबर 2016 को, ठीक है। क्लियर? ये था बच्चा आपका, ठीक है। ना ना 50 पैसे का सिक्का ऑफिशियली बंद ना हुआ बेटा, ना बंद हुआ आज तक। आज भी चलन में, अब दुकान वाले ना लेते तो क्या करें उनका, ठीक है। 50 पैसे का सिक्का आज भी चलन में बंद ना हुआ है। 25 पैसे से और नीचे के सिक्के बंद हो गए हैं वर्तमान में। जुलाई 2011 से ही बंद हो गए थे। 50 पैसे का सिक्का बंद ना हुआ ऑफिशियली। और 8 नवंबर 2016 मित्रों, आज रात्रि 8 बजे से आपके सारे नोट बंद हो जाएंगे 500 और 100 के। वो तो तुम्हें याद ही होगा, उसने तो यहाँ दिल पे छातियां चलाई थी। मेरी बहन की शादी थी उस टाइम पे। शादी करने के बजाय हम खच्चड़ों की तरह बैंकों के बाहर खड़े थे, लाइन ही लगा रहे थे, ठीक है। तो 8 नवंबर 2016 को वो बैंकर त्रासदी घटित हुई थी, जिस दिन 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। उसके बाद से 2000 का नोट चलने में आया था। अब कौन बता पूछ रहा था? विमुद्रीकरण। भारत में 4 बार विमुद्रीकरण हुआ है। कितनी बार हुआ है? 4 बार विमुद्रीकरण हुआ, डिमोनेटाइजेशन, ठीक है बच्चा। पीडीएफ के लास्ट में जब तुम जाओगे, आज की क्लास की पीडीएफ के लास्ट में, अभी मैं अपलोड करवा दूंगा, उसके नीचे मैंने कुछ समितियों के नाम लिखे हैं। ये यहाँ पर पीडीएफ थोड़ी सही नहीं दिखेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी सही नहीं है, किसी बुक से मैंने ये कॉपी पेस्ट मारा है, ठीक है। ये 10 5 आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कमेटियों के नाम है, उनका डेट है और वो किस संबंध में बनाई गई थी, क्या काम थे उनके, उस संबंध के अंदर बनाई गई थी, किस संबंध में, वो मैंने लिख रखा है नीचे। तो ये तुम इसको उतार लोगे, ऐसा कैसा याद रख लोगे। ये 5 7 कमेटियां हैं जो पूछता रहता है। खन्ना समिति किससे संबंधित है? दीपक पारेख किससे संबंधित है? डी सुब्बा राव। वर्मा समिति, खान समिति, तारापोर समिति, आर के गुप्ता समिति। तो ये समितियों के नाम है, ये पीडीएफ के नीचे मिलेंगे। अभी अपलोड करवा दूंगा मैं शानदार तरीके से। बैंकिंग सिस्टम पूरा पढ़ लिया है। अब देखो मैं तुम्हें 2 बातें बता देता हूं। अब है ना मुद्रा के अंदर टॉपिकों की बात करूं तो 2 टॉपिक बचे हैं मुद्रा के लिए। मुद्रा के अंदर 2 टॉपिक बचे हैं मुद्रा बाजार में। 2 चीजें बची है। देखो, एक तो माप बचा, इसका मेजरमेंट, मुद्रा की माप, और मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति, ठीक है। मुद्रा स्फीति और मुद्रा की माप, ये 2 टॉपिक बचे हैं। देखो, पहले कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, फिर बजट पढ़ेंगे। इसको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, सबसे हार्ड टॉपिक है ये, ठीक है। सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, जैसा मुझे समझ में आएगा ना वैसा पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, शानदार तरीके से। तो कल से हम कैपिटल मार्केट की बात करेंगे, पूंजी बाजार की, शेयर बाजार, उनकी बात करेंगे, ठीक है। क्लियर? समिति भारत सरकार बनाती है या रिजर्व बैंक बनाता है या कोई संस्था बनाती है, ठीक है। और वो किसी ना किसी क्षेत्र में रिफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। जैसे इंद्रधनुष योजना चलाई गई थी बैंकों के लिए, उसमें 7 सूत्र बताए थे बैंकों के लिए कि बैंक का ब्यूरो कैसा होगा, बैंक में सशक्तिकरण